हेलो दोस्तों, जय हिंद। और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर क्लासेज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित जो आपके 2021-22 का एग्जामिनेशन चल रहा है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का। तो फोर्थ पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। हम लोग बात करेंगे जो आपका फोर्थ पेपर समसामयिक भारत और शिक्षा था, इसका आंसर की देखने वाले हैं। तो आज 25 फरवरी को कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे सभी सही क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो टोटल आपके 40 क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब करके, और मिलाने के बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने कितने आंसर सही हैं आपके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लास्ट से देखते चलते हैं कि 40 क्वेश्चन नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये जो पेपर है सीरीज आपका डी नंबर है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को 40 क्वेश्चन से दिखा देता हूँ, और ABCD वाले जो भी हैं आप अपना मिला लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे दिया है कि हंसा मेहता समिति के प्रमुख सुझाव क्या था। तो हंसा मेहता समिति का प्रमुख सुझाव ए नंबर दिया है, स्त्री पुरुष की शिक्षा समान हो, और बी दिया था स्त्री पुरुष के लिए भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम हो, और सी दिया था ए और बी दोनों, और डी दिया था इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि इसमें जो आपका आंसर नंबर ए है यही सही, ए सही होगा, ठीक है। स्त्री पुरुष की शिक्षा समान हो, और ये जो स्त्री पुरुष के लिए भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम हो, ये कोठारी आयोग में कहा गया था, जबकि आपका आंसर हंसा मेहता से पूछा गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन 1958 में किया गया था। अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 38 है कि विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से कहाँ सुरक्षित रखा जाएगा। तो कहाँ रखा जाएगा? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 37 जो है आपका दिया हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूल की नई शैक्षणिक पाठ्यक्रम संरचना क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 5+3+4 आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है कि हंटर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के विषय में क्या सुझाव दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए था देसी अथवा अंग्रेजी, केवल देसी, कोई सुझाव नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, देसी अथवा अंग्रेजी। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1882 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, वुड के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद का अभिलेख है। तो आपका अनुच्छेद कितने हैं? 100 है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 33 नंबर की वर्धा शिक्षा सम्मेलन को और किस नाम से जाना जाता है। तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन को और किस नाम से जाना जाता है। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा के सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी। तो 1990। अगर यही माध्यमिक शिक्षा पूछा जाता तो आपका 1995 हो जाता आंसर, लेकिन आपका इसमें 32 में ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1990। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 किस सन में लागू किया गया था। तो किस सन में लागू किया गया था? 1937 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 30 है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना तो यहाँ पे जो है 1953 दिया गया है बुक में। तो 1953 नहीं दिया गया, तो 1954 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1954। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, राधा कृष्ण आयोग ने मुख्य रूप से किसके संबंध में सुझाव दिया था कि प्राथमिक की माध्यमिक की उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा के संबंध में जो है सुझाव दिया था। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, थोड़ा इसमें देखिएगा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। भारत में राष्ट्रीय एकता के शिक्षा के कौन से साधन हैं। तो भारत में राष्ट्रीय एकता के शिक्षा के कौन कौन साधन हैं? प्रौढ़ शिक्षा, जनसंचार शिक्षा, स्वैच्छिक संस्थाएं, उपयुक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त संस्थाएं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब करके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है
किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी नागरिक को वंश, धर्म, जाति, भाषा के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा? तो अनुच्छेद नंबर 30। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। प्रजातंत्र में शिक्षा के उद्देश्य हैं। तो प्रजातंत्र में शिक्षा के उद्देश्य ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो दिया गया कि SNDT की स्थापना किसने की थी? तो SNDT की स्थापना महर्षि डॉक्टर घोड़ो केशव कर्वे ने की थी। ठीक है, जो आपका कहाँ पे है? मुंबई में। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला देख लेंगे कि जो दिया है वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूछा है तो आध्यात्मिक विकास, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है कि वैदिक काल में बालक को शिक्षा ग्रहण करने के लिए कौन सा संस्कार होता था? तो पवज्जा संस्कार होता था। अगर यहीं वैदिक काल में पूछता तो उपनयन संस्कार हो जाता, तो लेकिन इसमें आपका 23 में ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देख लेते हैं। अगला नंबर है 22 कि बौद्ध काल में शिक्षक को क्या कहा जाता था? तो बौद्ध काल में शिक्षक को क्या कहा जाता था? उपाध्याय कहा जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं 21 नंबर। 21 नंबर दिया हुआ है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए कितने अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था? तो 49 अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था। ए ऑप्शन नंबर सही है। अगला देख लेते हैं कि प्राचीन काल में शिक्षण का कार्य किस रूप में होता है? तो प्राचीन काल में शिक्षण का कार्य किस रूप में होता है? लिखित और मौखिक दोनों मारेंगे, ए और बी दोनों। ठीक है, और दोस्तों आपके जितने भी क्वेश्चन सही होंगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरे कितने 30 हैं, 35 है, 40 है, कितने सही हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो वैदिक कालीन जो शिक्षा की प्रणाली की विशेषता नहीं है तो आपका शिक्षा एवं मनोवैज्ञानिक संरचना आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और ये सब आपका वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की विशेषता है, इसलिए नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला देख लेते हैं। अगला ऑप्शन नंबर क्वेश्चन दिया है जो अगला क्वेश्चन नंबर है कि 18 बौद्ध काल में अनुशासन के अंतर्गत कितने नियमों का पालन करना होता था? तो कितने नियमों का पालन करना होता था? तो ये आपका 10 नियमों का पालन करना होता था। अगला देख लेते हैं। दिया इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो इस्लाम में जो विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को आपका आमिल कहा जाता था। जो आपका अरबी फारसी विशेष योग्यता उनको फाजिल कहा जाता था। ठीक है, इसी प्रकार एक और है काबिल उनको कहा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सी आमिल। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मदरसा अरबी भाषा के किस शब्द से बना है? तो दर्स शब्द, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका फारसी कुरान स्कूल में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा के संगठन को कितने स्तरों में विभाजित किया गया? तो 5 स्तरों में विभाजित किया गया। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला है 13 नंबर कि वुड के घोषणा पत्र में जन शिक्षा के प्रसार के लिए निर्णय लिए गए थे। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से दिखाई नहीं देगा, तो आप लोग सुन लीजिएगा कि वुड के घोषणा पत्र में जन शिक्षा के प्रसार के लिए क्या निर्णय लिए गए थे। तो निष्पंदन सिद्धांत को निरस्त किया जाए, सभी के लिए शिक्षा सुलभ कराई जाए, निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए, उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, इसमें जो निष्पंदन सिद्धांत निरस्त किया गया था वुड में और मैकाले में इसको लाया गया था। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वुड के घोषणा पत्र की विशेषताएं हैं। तो वुड की घोषणा पत्र की विशेषताएं सहायता अनुदान प्रणाली का शुभारंभ और क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला दिया है कि 11 नंबर दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के मुख्य अंग थे। तो उपयुक्त सही मारिएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी आपका आंसर सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो इसमें थोड़ा शंका है कि कौन सही होगा। जहाँ तक उम्मीद है कि मुंबई सही होगा। अगर आपको कहीं यह क्वेश्चन मिलता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन सा सही है। तो हमारा कहना है कि मुंबई सही है। आप लोग जरूर देख लीजिएगा, इस पर थोड़ा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि 1813 में आज्ञा पत्र में मैकाले ने क्या सुझाव दिया? तो 1813 में
ये आपका उच्च वर्ग के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, भारतीयों को अंग्रेजी भाषा और साहित्य का ज्ञान। तो ए और बी दोनों यानी सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि मैकाले तथा उसके विवरण पत्र से भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि नई शिक्षा नीति 1854 किसने तैयार की थी। तो चार्ल्स वुड ने तैयार की थी। अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, किसकी अध्यक्षता में प्राथमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया। तो ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि उच्च शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। तो राष्ट्रीय अनुशासन की भावना विकसित करना, विवेकशील नागरिक तैयार करना, आध्यात्मिक विकास करना। उपयुक्त सही, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं जो अब लास्ट ही है। यहाँ पे देखेंगे कि मुदालियर कमीशन का कार्य स्रोत क्या है। तो प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, संपूर्ण शिक्षा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मुदालियर का माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि महात्मा गांधी जी ने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या कहा था। तो महात्मा गांधी ने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में 7 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा सभी के लिए समान हो, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। उपयुक्त सही, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और यहाँ पे देखेंगे शिक्षा के 4 स्तंभ दिए गए हैं। तो शिक्षा के 4 स्तंभ आपका उपयुक्त सही मारेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, जानना सीखना, करना सीखना, एक साथ रहना सीखना। उपयुक्त सही, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आपके टोटल 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो ज़रूर बताइएगा कितने आपने सही किए हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलो ओके दोस्तों, जय हिंद।